हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर पाठशाला पे। आज हम आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का एक सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं, क्योंकि जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं मींस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से वो करीबन 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप से 6, ईएस से भी 6 और ड्राइंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं। मींस टोटल जो 75 क्वेश्चंस आते हैं वो किस हिसाब से सेट किए हुए होते हैं वो आपको हम आज सोल्व करके बताएंगे। ये एक सैम्पल पेपर है जो भास स्किल की वेबसाइट पे भी है। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है कि जो चित्र में दिखाया गया है ये सुरक्षा चिन्ह कौन सा है, ये सेफ्टी साइन कौन सा है। तो प्लस का सिंबल है और ऐसे स्क्वायर वर्गाकार बॉक्स बना हुआ है, तो वर्गाकार या फिर आयताकार है ना। ये जो सिंबल होते हैं ये इंफॉर्मेटिव टाइप के होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आप क्वेश्चन को ठीक से देख पा रहे होंगे। जैसे इसमें पूछा गया है कि आग बुझाने में जो स्मूदरिंग है ना, ये क्या है। आग बुझाने में स्मूदरिंग जो है ये क्या है। अगर आपने फायर का ट्रायंगल जो है ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो हमने जो निम्मी की पीडीएफ है उसका पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवा रखा है ना, जिसमें आप पढ़ते हो कि यहाँ एक तरफ हीट होता है, एक तरफ ऑक्सीजन होता है ना, और हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तभी आग बनती है, और इन तीनों चीज़ों को बारी बारी जब हटाया जाता है तो उनको अलग अलग बोलते हैं। जैसे फ्यूल को हटाते हैं तो उसे स्टार्विंग बोलते हैं, जब ऑक्सीजन को हटाया जाता है तो स्मूदरिंग, और हीट को हटाया जाता है तो कूलिंग बोलते हैं। तो इसमें स्मूदरिंग है मीन्स ऑक्सीजन हटाना है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति अलग करना, तो ऑप्शन 4 सही है स्मूदरिंग के लिए। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 3, 5S संकल्पना, यानी 5S का जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये कौन सा स्टेप है। उसमें टोटल 5 स्टेप हैं, है ना। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो 5S का कॉन्सेप्ट है ये जापानी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जापानी में उनको पता नहीं क्या बोलते होंगे, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, लेकिन वो सेरी, सेईटोन, सेईसो, सेके, सुसे, तसुके, वो आपको पता होना चाहिए। और इंग्लिश में जैसे उनको बोलते हैं सोर्ट, सेट इन ऑर्डर, है ना, साइन, स्टैंडर्डाइज, और लास्ट होता है सस्टेन। तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये पूछा गया है, तो ये चौथा स्टेप होता है। तो इसमें ऑप्शन 4। ठीक है, अगर मैं आपको लिख करके बताऊं कि इनको क्या क्या बोलते हैं, तो पहला होता है सोर्ट बोलते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है सेट इन ऑर्डर। ठीक है, सेट इन ऑर्डर। फिर होता है साइन। चौथा होता है स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन होता है। और पांचवा होता है सस्टेन। ठीक है, सस्टेन। अगला क्वेश्चन संख्या 4 आपके स्क्रीन पर। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लायर का उपयोग जो है तार के हुक और लूप बनाने के लिए किया जाता है। हुक या लूप बनाने के लिए किया जाता है। तो राउंड नोज प्लायर जो होता है, सामने से इसकी नोज है ना ऐसे राउंड टाइप की होती है ना, वो वाला जो प्लायर होता है वो यूज़ किया जाता है, वो क्या, लूप बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिंसर का उपयोग क्या है। पिंसर जो है उसका उपयोग क्या है। फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, या फिर तारों को बड़े व्यास में काटना, लकड़ी से पिन निकालना, छोटी वस्तु को जकड़ पकड़ना, उंगली जो जाना पहुँच के, ऐसा नहीं, ये लकड़ी से कील निकालने के लिए यूज होता है, पिन निकालने के लिए। ठीक है,
अगला प्रश्न है सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेत का बैकग्राउंड कैसा होता है। जैसे मैं अभी स्केच यूज़ कर रहा था, ये इसी तरीके का बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है ये सही होगा, पीला। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट निपटान की वह कौन सी विधि है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा उत्पन्न करती है तो जलाने के दौरान हो सकता है, मीन्स इंसिनरेशन जो होता है जलाना, है ना, तब उसमें हीट पैदा होती है। अगला प्रश्न है अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि बहुत ऊर्जा बचाती है। ऊर्जा कौन सी बचा सकती है। लैंड फिलिंग, भस्मीकरण, मतलब जलाना, खाद बनाना, ये ऊर्जा बचाएंगी नहीं, बचाएंगी रिसाइकलिंग वाली। ठीक है, रिसाइकलिंग में उसे प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ करके ऊर्जा बचाई जा सकती है। चित्र में क्या दिखाया गया, वाल स्टेपर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। ये एक तरफ से काटता है, यानी कि जो उसका किनारे बने होते हैं वो एक तरफ होते हैं डायगोनल कटिंग प्लायर में। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये डायगोनल कटिंग प्लायर का है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि चित्र में जो दिखाई गई फाइल है, रेती जो है, ये कौन सी रेती है। आप रास कट वाली जो फाइल देखोगे उसमें ऊपर ऐसे या तो लकड़ी पे यूज़ करेंगे तब ज़्यादा लकड़ी निकालने के लिए, या फिर प्लास्टिक को ज़्यादा घिसने के लिए, जब निकालना हो, एल्यूमिनियम वगैरह, है ना, मुलायम धातुओं पे रास्प कट वाली फाइलें यूज़ होती हैं। तो ये रास्प कट वाली फाइल है। अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाई गई ये ड्रिल बिट है, ये कौन सी है, इसका नाम क्या है। फ्लैट, टेपर, काउंटर सैंक या फिर स्ट्रेट। तो ये है, तो पूछी जा रही है कि इसमें कौन सी बिट है, तो टेपर सैंक बिट है। ठीक है, टेपर है ना, आगे से तो ये टेपर सैंक है। अगला प्रश्न है टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए कौन सी फाइल, यानी रेती है, टेनन आरी के दांते बनाने के लिए कौन सी आरी यूज़ की जाती है, तो तिकोनी जो होती है। ठीक है, ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय, उसके जो दांते बनाए जाते हैं ऐसे तिकोने होते हैं, तो तिकोने आरी यूज़ की जाएगी। इस चित्र में जो एक्स वाला हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है, इससे पूछा जा रहा है कि ये जो हिस्सा है ना, ये कौन सा हिस्सा है। ये एक रेती का हिल है, हिल। ठीक है, इसे कहा जाता है हिल। ये एज वाला हिस्सा होता है एज। ठीक है, ये एज होते हैं, ये शोल्डर होते हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर का हिस्सा ये जो होता है ये होता है टैंग, है ना, फिर ऊपर यहाँ लगता है हैंडल। ठीक है, ये होता है हैंडल, और सबसे लास्ट इस हिस्से को बोलते हैं टिप। अगला प्रश्न है चित्र में दिखाए गए हथौड़े का नाम क्या है। ये भी कील निकालने के काम में आता है एक साइड से, जिसे क्ला हैमर बोलते हैं, क्ला हैमर। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो इसको बोलते हैं क्ला हैमर। एक साइड से जगह है बीच में, इसे बोलते हैं क्ला हैमर। दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्ला हैमर। अगला प्रश्न है चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। ये हैमर है, चारों ऑप्शन में हैमर दिया गया है, लेकिन कौन सा हैमर, क्ला, टेक, क्रॉस या स्ट्रेट। ये बॉल पिन हैमर है, लेकिन इसमें किसी में भी बॉल पिन नहीं दिया गया है। ये बॉल पिन हैमर है, यहाँ बॉल पिन है ना, बॉल जैसा है, तो इसे बोलते हैं बॉल पिन हैमर। ठीक है, ये क्रॉस और स्ट्रेट पिन अगर आप हैमर में देखोगे, है ना, तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट जो होगा, अगर ये ऐसे स्ट्रेट होता है, हथौड़े के सामने है तो स्ट्रेट, और ऐसे क्रॉस कर रहा है, दोनों प्लस बन रहे हैं, हैंडल और ये इसके ऊपर वाली पिन, तो ये क्रॉस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होते हैं ये। अगर अब हमें डायग्राम में दिख रही है ऐसे है, तो इसे बोलेंगे क्रॉस,
और ये कुछ इस तरीके से हो, जैसे इस तरीके से हेमर पे लगी हो, तो उसे बोल देंगे स्टेट। अगला प्रश्न है कौन सा शारीरिक खतरा है? फिजिकल हैजर्ड जो है, फिजिकल हैजर्ड इनमें से स्मोकिंग में, कंपन है ना, संसारक, कोरोजिव या फिर बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा फिजिकली हैजर्ड है? कंपन जो है ना, ये फिजिकली हैजर्ड है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड वाला एक टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इसको कंप्लीट आपको याद रहना चाहिए वो कौन सा टॉपिक किस में आता है। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, है ना, विद्युतीय उपकरणों में कौन सा, किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र यूज होता है? तो हेलोन प्रकार का। ठीक है, ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये वायस टाइपर है, साइड कटिंग प्लायर, पिंसर या जिमलेट, इनमें से कौन सा है? तो इसे बोलते हैं पिंसर। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिंसर। अगला प्रश्न है अग्निशामक यंत्र प्रयोग करने के लिए जो पास यूज होता है, PASS, उसका सही सीक्वेंस बताना है कि कौन से सीक्वेंस में उसे यूज़ किया जाता है। पहले में पुल एम स्क्वीज स्वीप या फिर पुल एम स्वीप स्क्वीज, है ना, पुश अरेंज, ये तो नहीं है, अरेंज वाले दोनों ही नहीं है ना। अब इनमें आपको देखना है ऊपर वालों में, फर्स्ट और सेकंड में पुल एम स्क्वीज स्वीप या फिर पुल एम स्वीप स्क्वीज, पुल एम स्क्वीज और स्वीप। ठीक है, आप उसे खींचोगे, निशाना लगा के दबाओगे और उसे आग पे घुमाओगे। अगला प्रश्न है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसे PPE बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कौन सा यूज करोगे धुएं के लिए? ठीक है, रेस्पिरेटर, श्वास यंत्र जो होगा। एप्रेन एक कपड़ा होता है जो आप यूज़ करते हो फ्रंट के लिए, गोगल्स आँखों के लिए, और ईयर मफ आवाज़ के लिए, है ना, यूज़ करते हो। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? हमने ट्रायंगल पढ़ा था, अगर आपने ट्रायंगल याद कर लिया हो, वापस जा कर के देख लिया हो, तो आपको ये याद रहेगा। स्टार्विंग भूखा मारना, ईंधन अलग करना, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट, है ना। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 22, छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित की कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? छाती और पेट पर जब चोट लग जाती है तो कौन सी होती है? छाती और पेट पर जब चोट लगती है तो सिल्वेस्टर यूज़ की जाती है। ठीक है, सिल्वेस्टर, जिसे तो ये जो नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर है ये भी यूज़ किया जा सकता है, और इसमें पेट और छाती थोड़ी ज़्यादा हिलेगी, मतलब छाती और पेट पे हाथ तो नहीं लगाने, हाथ पीछे की तरफ करके उसे सांस दिलाया जाता है। और एक मेथड है मुंह से मुंह वाला। ठीक है, ये वाला यूज नहीं किया जाएगा, ये किया जाता है जब पीठ के बल चोट हो। ठीक है, और पीठ पे दबाओ, ये भी नहीं होगा। छाती और पेट पर जब चोट है तो आप पीठ के बल ही तो लेटाओगे ना, तो ये भी यूज नहीं होगी। तो मुंह से मुंह वाली मेथड ठीक रहेगा। बाकी नेल्सन आर्म लिफ्ट प्रेशर बैक ये भी यूज़ की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार का व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बन सकता है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड में, है ना, इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है? विद्युत में, जैविक वाले खतरे से, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक? तो जैविक खतरों से इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। अगला प्रश्न है सिर पर चोट लगने तथा मृत्यु के जोखिम वाले पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय कितना होता है? स्टार्टिंग के जो 30 मिनट जो होते हैं ना, वो होते हैं गोल्डन आवर। ठीक है, स्टार्टिंग की चोट लगने के 30 मिनट जो होते हैं उस टाइम डिसीजन लेना पड़ता है कि उसे कितनी दूर ले जाया जा सकता है फर्स्ट एड के लिए, किसी भी तरीके के इलाज के लिए, जान बचाने के लिए वही जरूरी होते हैं। पीड़ित की किस स्थिति को कोमा अवस्था कहा जा सकता है? बेहोशी लेकिन बेहोश है लेकिन बुलाने पर जवाब दे सकता है? नहीं, जवाब तो दे ही नहीं सकता। होश में है लेकिन बुलाने पर जवाब नहीं दे, होश में ही नहीं होगा ना। सांस लेना और बुलाने पर जवाब देना, पूरी तरह से बेहोश होकर लेटना और बुलाने पर जवाब नहीं देना,
ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि वो पूरी तरीके से बेहोश हुआ है और लेटा हुआ है, आप कुछ भी कहें बोलें, है ना, वो कुछ भी जवाब नहीं देगा, ये होता है कोमा में रहना। पीपीई की गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए? ये खतरों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, गैर मानक सामग्री या कम लागत। हम लास्ट वाले 3 जो है ना, ये तो बेतुके से हैं, लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे ना लंबे समय तक। गैर मानक मानकीकरण पे होना चाहिए, और लो कॉस्ट क्यों होना चाहिए, लो कॉस्ट अच्छे होना चाहिए, है ना। तो खतरों का सामना करने में सक्षम होने वाले पीपी किट होनी चाहिए। फिर मानक वायर SWG के तार के आकार मापने की संभावित सीमा क्या है? 044, 042, 038 या 036, ये होता है SWG की माप सीमा, ठीक है। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना, इसकी सीमा होती है 0 से 36। सबसे मोटा साइज होता है ना, व्यास अधिक होगा और 36 का व्यास कम होगा। अगला प्रश्न है, चित्र में जो दिखाया गया ये जोड़ कौन सा है? एरियल टेप, नोटेड, डुप्लेक्स या फिर डबल क्रॉस? ये है नोटेड। और ये नोटेड में ये जो गांठ है ना, ये देखो यहाँ पे जो गांठ लगी है, इसलिए ये नोटेड है। बाकी ऐसे जो वायर होते हैं वो डबल क्रॉस टाइप भी होते हैं, क्रॉस डबल डुप्लेक्स वाले जो ये नाम है ना नीचे, है ना, इस वे भी होते हैं, लेकिन उसमें गांठ नहीं लगती है। इसमें गांठ लगी है तो ये नोटेड है, गांठ, ठीक है। नोटेड मीन्स गांठ। XLPE का फुल फॉर्म क्या है? XLPE का फुल फॉर्म क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन, है ना। तो ये ऑप्शन 3 में है XLPE, केबल का टाइप है ना ये। अगला प्रश्न, तांबे के परमाणु के संयोजकता कोष जो होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे इसमें ये पूछ रहा है कि वैलेंसी जो सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। जैसे उसमें 4 क्लास बनती है, हाँ, इसमें 2, 8, 18 और लास्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये होता है वैलेंसी वाला, ठीक है। 2, 8, 18 और ये 1, 29 हुए ना। तो ये होता है 1 जो होता है, ये होता है वैलेंसी सेल में, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, नियोन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? नियोन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? तो गैस आयनीकरण का। नियोन लैंप पे गैस होती है, वो आयोनाइजेशन होता है उसका और वो जलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या है? इंसुलेशन प्रतिरोध जो नापते हैं उसकी इकाई क्या है? मेगा ओम में होती है इंसुलेशन की। ओम, किलो ओम तक तो रेजिस्टेंस ही होता है किसी न किसी इक्विपमेंट का, तो इंसुलेशन का नापेंगे तो ये आएगा मेगा ओम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम कंडक्टरों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो ये होते हैं काइनल फ्लक्स वाले। कौन सा फ्लक्स होता है? काइनल फ्लक्स। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया है एक अंडरग्राउंड केबल, उसमें एक्स जो दिखाया गया है ये कौन सी परत है उसकी? हमें बताना है। ये लेड शीथड है, लेड शीथड, और सबसे ऊपर वाली होती है सर्विंग, ठीक है। उसके बाद आर्मरिंग, बेडिंग, ये अलग अलग परतें होती हैं। जैसे ये वायर दिख रहा है ये आर्मरिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया ये जोड़ जो है ये कौन सा जोड़ है? तो ये जो है ये है मेरिट जॉइंट। ये लगभग सीधी लाइनों में ही किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सीधी लाइन में। और इसमें तनाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं होना चाहिए। और इसका एक नाम है, सीधी लाइन में किया जाता है ना तो सीधा जोड़, स्ट्रेट जॉइंट बोलते हैं इसको, दूसरा नाम है इसका। अगला प्रश्न है कि ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग क्या है? ब्रिटानिया टी जॉइंट जो है उसका यूज क्या है? ब्रिटानिया टी जॉइंट उसका यूज क्या है? ब्रिटानिया टी जॉइंट कैसे बनता है कि उसमें वायर है और उसमें आपने एक वायर लगाया दूसरा, है ना, और उसमें से
जोड़ बना दिया, एक लाइन जा रही है और उसमें एक दूसरी लाइन निकालनी हो, जैसे ओवरहेड लाइन जा रही है उसमें से आपको एक लाइन निकालनी है, तब किया जाता है ब्रिटानिया टी जॉइंट। एक लाइन पहले से जा रही थी, ठीक है, जैसे ये लाइन जा रही थी पहले और उसमें से एक आपको वायर लगा करके लाइन निकालनी है। ये देखो सर्विस कनेक्शन के लिए एक लाइन जा रही है और उसमें से वायर जॉइंट निकालना है। अंडरग्राउंड केबल में जो एक्स दिखाया गया है ये क्या है, ये लेड शीथड की ही फोटो दी गई है, जो ऊपर हमें इस तरीके से लंबाई में दिखा रखी थी। फिर है यूजी केबल में बेड इंसुलेशन का उद्देश्य क्या है, बेडिंग जो है ना, बेडिंग इंसुलेशन जो होता है उसका क्या काम है, वो धात्विक कवच को सड़न से बचाता है, प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीथड अगेंस्ट कोरोजन, है ना, जंग लगने से बचाता है उसे। ये थे ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, ठीक है, ये जो 38 क्वेश्चन किए हैं इसके बाद हम करेंगे वर्कशॉप के ईएस के, और जो 25 क्वेश्चन ईएस के बचे हैं उनका सॉल्यूशन। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।